जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गीत MIT योद्धा डॉट क्लासेस में। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है पेडागोजी। तो पेडागोजी में हम NCF 2005 कर रहे थे, जो पेडागोजी की जान होती है, इसका आधार है। तो उसके मुख्य सुझाव हम कुछ कर चुके थे और कुछ बाकी थे। अब आगे आते हैं। में NCF 2005 की 5 विधियों पर जोर देता है, ठीक ना। NCF 2005 जो है उसका जो बल है वो 5 विधि के ऊपर है। कौन कौन से हैं? करके सीखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करके सीखना जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वाला, अरे हाँ, ये वाला भूल जाते हैं जब तक ना स्क्रीन को, जो ये PDF है ना, ये जो PPP है, इसको जब तक यहाँ से लॉक नहीं करेंगे ना, तब तक हम कुछ लिख नहीं सकते हैं। लेकिन हम बार बार उसको लॉक करना ही भूल जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सीख जाएंगे, है ना। सीख तो चुके हैं, आदत हो जाएगी धीरे धीरे, है ना। तो ये है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे मीन्स करके सीखना मीन्स होता है कि बच्चा जितना अपने हाथों से करके सीखेगा, उतना ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा अनुभवी होकर सीखेगा, है ना, और ज़्यादा एक्टिव रहेगा। अगर खुद से करके सीखते हैं, जैसे जैसे मान लिया जाए, ये क्या है, ये डस्टर है, ठीक है। तो डस्टर तो हम रेडीमेड खरीद के लेकर आए हैं, ठीक ना। अगर हम इसको खुद से अपने हाथों से बना लें, जैसे कुछ कपड़े लें, जो जो फालतू फालतू कपड़े होते हैं, जो बेकार हुए होते हैं, उनको ना एक बड़ा कपड़ा के अंदर उनको भर के उनको सुइया से सिल दें, और ना उस पे एक जो हैंड को अटकाने वाला होता है वो बना दे पट्टी। और अगर बना दिए तो ये हमारा हो जाएगा डस्टर तैयार। तो इससे जो रेडीमेड खरीद के लाए हैं, इससे कहीं ज़्यादा खुशी होगी हमको वो कपड़े वाले डस्टर से। क्यों? क्योंकि उसको हम खुद से बनाए हैं, और अनुभव भी हो जाएगा कि डस्टर आखिर तैयार कैसे होते हैं, और बच्चे उसकी ओर आकर्षित होते हैं। मतलब कि खुद से बनाते हैं तो ज़्यादा एट्रैक्टिव होते हैं, ठीक ना। तो वही करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये स्पेशल विधि है NCF 2005 की। इसे ध्यान में रखिएगा, बच्चे इससे ज़्यादा अच्छी तरह से सीखते हैं, ठीक है, और ज़्यादा एक्टिव होते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक है। और फिर है निरीक्षण करना, ठीक ना, उसका निरीक्षण करना है। फिर से देखिए क्या हो गया, 1 मिनट फिर आ गया, लो इसको ऐसे कर दो। अब जो वो लॉक है उसको हम हटाएंगे, तब ये ऊपर जाएगा। अगला है निरीक्षण करना। तीसरा है परीक्षण करना, मीन्स की टेस्ट वगैरह, ठीक ना। और सामूहिक विधि, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सब पांचों को ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ये सारा आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे। NCF 2005 की 5 विधियों में से ऐसे कौन से हैं जो नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो मीन्स कि अगर 4 ऑप्शन आते हैं तो उनमें से 3 दे दिया जाएगा इसी में से, और 1 दे दिया जाएगा अलग से। तो नहीं है, तो अगर आप पांचों विधि याद हैं आपके पास, आपके माइंड में है, तभी आप आंसर दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। तो करके सीखना, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निरीक्षण करना, ये भी आप लिख लेना, ठीक ना। फिर है परीक्षण करना, जैसे टेस्ट विधि वगैरह, है ना, ये भी कर लेना। और सामूहिक विधि, ठीक ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे भी समूह में रहकर जैसे ग्रुप बनाकर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उससे भी तो सीखते हैं ना। तो वो भी अब मिश्रित विधि, मीन्स कि कोई कोई अकेले पढ़ना चाहता है, और कोई परीक्षण विधि से पढ़ना चाहता है, कोई खुद खुद जैसे याद कर लेगा। जैसे देखिए ऐसे समझिए, जैसे एक बच्चा ना अकेले रहता है तो वो खुद याद करता है, ठीक है, और खुद से वो क्वेश्चन लिखता है और आंसर को बंद कर देता है, और वो खुद से आंसर को लिखने की कोशिश करता है। मीन्स कि अपने आप को टेस्ट देता है कि हम कर पाते हैं कि नहीं। तो वो विधि हो गया। और मतलब मिश्रित विधि में ये चारों विधियां आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक ना। कमांड कर लीजिए, अगर इससे क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं एग्जाम में, ठीक है।
अब चलते हैं आगे। एनसीएफ को जो सुझाव थे, 1 मिनट रुक जाइए, पहले इसको सेट करने दीजिए, उसके बाद बोलते हैं। एनसीएफ 2005 को जो सुझाव थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सुझावों में से ये भी हैं जो गणित में पूछे जाते हैं, फिर ईवीएस साइंस वगैरह उनके भी है ना। तो वही हम लोग कुछ पॉइंट है ऐसे। तो आपका ना जो, अगर आप जो मेरी पहले वाली क्लास है एनसीएफ 2005 की जो क्लास है, जो पेडागोजी का आधार है ना, तो वहाँ से लेकर अगर आप ये सब कर लेते हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दोगे। अगर इन सारे पे सुझाव और जो एनसीएफ का और क्या था, सुझाव था और पाठ्यचर्या, मार्गदर्शी सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुझाव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, है ना। तो ये सारे पॉइंट अगर आप लोग माइंड में रखते हो तो आप क्वेश्चन से आंसर बनाना शुरू कर दोगे पेडागोजी के। तो इसके बाद इसीलिए बोल रहे हैं कि ये एनसीएफ 2005 जो है ना वो आधार होते हैं, पेडागोजी के क्वेश्चंस हल करने में आपको मदद करते हैं, वो भी डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। बहुत ही इनकी जो क्वेश्चन सॉल्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है। इसीलिए पहले हम एनसीएफ 2005 से स्टार्ट किए हैं और इन्हें आप अच्छी तरह से कीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्या बोलता है। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग गणित के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। है कि प्राइमरी क्लास में गणित की प्रकृति एकीकृत होनी चाहिए, ठीक है। तो गणित की प्रकृति एकीकृत होनी चाहिए मीन्स क्या, जैसे प्राइमरी क्लास तक जो स्कूल होते हैं, प्राइमरी क्लास तक के जो बच्चे होते हैं, उनके क्लास में एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है ईवीएस। ईवीएस में क्या क्या होता है, साइंस हो जाते हैं, पॉलिटिकल हो जाता है, पर्यावरण अध्ययन हो जाता है, ठीक है। तो कभी आप सोचे हैं कि प्राइमरी तक ही वो ईवीएस नाम का सब्जेक्ट क्यों होता है और छठी क्लास में जाने से वो सारे सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनका लेवल होता है कि वो सारे चीज़ें को एक व्यू से देखते हैं, एक नज़रिए से देखते हैं। वो सारे चीज़ों को एकीकृत देखते हैं, समग्र रूप से देखते हैं, उनको लगता है कि सब एक ही है। वो अलग अलग चीज़ों को बांट बांट के नहीं अपने अंदर गेन कर सकते हैं, ठीक ना। इसीलिए प्राइमरी के जो बच्चे हैं, प्राइमरी क्लास का जो सब्जेक्ट है वो एकीकृत होना चाहिए, ऐसा एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग वो उद्देश्य हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे का लेवल के अनुसार ही सब कुछ होना चाहिए, ये हम है ना। और इसे दूसरे विषय के साथ एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए मीन्स क्या है कि जैसे अगर हम बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसमें भाषा का भी विकास होता है, ठीक ना। क्योंकि उनको मैथ समझाने के लिए, हाँ, हम लोग भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उनको मैथ कैसे समझाते हैं कि बाबू लोग देखो ये 1 है ना। जैसे हम लोग लिखते हैं कि बाबू लोग, जैसे देखो ये क्या है, ये 1 है, तो 1 को हम लोग क्या लिखते हैं, एक है ना। तो एक क्या हो गया, एक ये वाला हिंदी हो गया, है ना। तो और ये वाला मैथ हो गया, ये अंकीय हो गया, ये क्या हो गया, ये शाब्दिक हो गया। ये अंक वाला एक हो गया, ये शाब्दिक हो गया। तो हुआ ना अदर सब्जेक्ट को जोड़ के पढ़ाना। उसी तरह से अदर सब्जेक्ट को जोड़ के पढ़ाने के लिए गणित को बोलता है एनसीएफ 2005, ठीक है, उसका उद्देश्य है। तो मैथ के साथ साथ हम लोग भाषा का भी विकास कर देते हैं गणित में, है ना। क्योंकि बिना भाषा का मैथ पढ़ा ही नहीं सकते हैं, बिना हिंदी बोले, बिना इंग्लिश बोले उसको कुछ समझा ही नहीं सकते हैं। अगर एक भी बोलना है, अगर 1 भी अगर उसको बताना है तो बोल के बताएंगे 1, यानी कि 1 एक है ना। तो उससे भाषा का विकास हुआ, है ना। तो भाषा से जोड़कर उसको पढ़ाना है, ठीक है। यानी कि वो तो समग्र रूप से एकीकृत तो उसमें आ ही जाते हैं, है ना। चलते हैं अब अगले पॉइंट पे। उम्मीद करते हैं हम समझाने में सक्षम हुए हों, शायद ऐसा। ठीक है। अब क्या कहता है अगला पॉइंट, अगला पॉइंट कहता है कि एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देता है कि स्कूल जो है गणित आधारित होना चाहिए, ठीक है।
एनसीएफ 2005 इस बात पर बल देता है कि स्कूल गणित आधारित होना चाहिए, क्योंकि यह स्टूडेंट्स को गणित में अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल अर्थपूर्ण समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझाने के लिए यह मूर्त अनुभव उपलब्ध करवाता है। अब देखिए, ऐसे समझते हैं, ठीक है। मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अधिकांशतः अमूर्त संकल्पनाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ, और बच्चे को अमूर्त संकल्पनाएं जो है वो समझ में नहीं आती है, ठीक ना। जो अमूर्त संकल्पनाएं क्या होता है, मीन्स कि जिसे अमूर्त हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। अमूर्त अमूर्त जो उदाहरण दिए थे, है ना, जिसे छू सकते हैं जिसे नहीं छू सकते। अमूर्त मीन्स क्या, जो सिर्फ काल्पनिक हो, जो जिसकी हम कल्पना का कर सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला डस्टर है, ठीक है। तो अगर हम इसको दिखाकर बोले कि बच्चों ये क्या है, तो आप लोग बोल दोगे डस्टर है, ठीक ना। और हम भी बोलेंगे कि देखिए ये डस्टर है, तो आप लोग भी देख के बोलोगे हाँ मैम डस्टर है। लेकिन हम इसको बिना दिखाए अगर बोले कि बाबू लोग डस्टर लेकर आओ, तो माइंड में क्लिक कर जाएगा कि अच्छा डस्टर ऐसा होता है, तुरंत उसका फिगर बन जाएगा कि ये डस्टर होता है और ये हमसे मांगा जा रहा है ना। तो ये होता है काल्पनिक, कल्पना करना, ठीक है। तो वही एनसीएफ 2005 कहता है कि जो अमूर्त संकल्पनाएं जो होते हैं वो बच्चों को बहुत दिक्कत करते हैं, इसीलिए क्लास में जो है वो मूर्त अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। जैसे जैसे हम बच्चों को बोलेंगे कि बाबू लोग जैसे त्रिभुज क्या होता है, ठीक ना। तो त्रिभुज उन लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सिर्फ हम बोल रहे हैं, लेकिन उन लोग का माइंड में छवि नहीं बन पाएगा कि त्रिभुज कैसा होता है। अगर जैसे ही हम बोल दें कि बाबू आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स है ना, उसमें एक तीन कोने का फिगर होगा, है ना, वो आप निकाल कर दीजिए। जो त्रिकोने का जो शेप का आकार है वो हमको निकाल के दीजिए। तो वो तुरंत मतलब कि जो तीन कोना होता है वो तुरंत हमको निकाल के बता देगा। तो उसको अगर हम बताएंगे कि बाबू लोग देखो ये त्रिभुज, इसको त्रिभुज बोला जाता है, तब कहीं जाकर उसका माइंड में छवि बनेगा कि त्रिभुज ऐसा होता है, त्रिभुज कुछ ऐसा होता है, ठीक ना। दिख ही रहा होगा, उम्मीद करते हैं। त्रिभुज अच्छा नहीं बना, वो ब्लैक वाला से ज्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। त्रिभुज ऐसा होता है, ठीक बना रहे हैं, ठीक है। उन लोग को अगर पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, लेकिन उन लोग को अगर हम मूर्त जिसे हम छू सकते हैं, उनका जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो त्रिभुज उनके पास उपलब्ध है, अगर हम उनको उठाकर बताएं कि इसे त्रिभुज बोला जाता है, यानी कि जिसे हम छू सकते हैं, तो उससे उनका तो ज्ञान हो चुका। अब वो बिना ज्योमेट्री बॉक्स के भी जिस दिन आएंगे, हम उनको बोलेंगे कि बाबू त्रिभुज क्या होता है, उनका माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि हाँ इस आकार का, इस शेप का होता है, मीन्स कि वो परिचित हो जाएंगे, ठीक है। तो वही एनसीएफ 2005 कहता है कि जो अमूर्त संकल्पनाएं हैं, तो यही एनसीएफ 2005 कहता है कि जो अमूर्त संकल्पनाएं हैं वो बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, कठिनाई आती है। इसीलिए पहले उनको समझने से पहले मूर्त संकल्पनाओं से उनका अनुभव कराया जाए। मीन्स कि मूर्त चीजें जिसे हम छू सकते हैं, उस वो चीज उनको पढ़ाया जाए, उसके बाद हम लोग अमूर्त संकल्पनाएं की ओर जाएंगे, ठीक है। यही बोलता है एनसीएफ 2005। अब चलते हैं हम लोग, ये हो गया 12, ये आ गया 13। अब चलते हैं हम लोग एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग माध्यमिक स्तर पर सोशल साइंस, ईवीएस के प्राथमिक उद्देश्य वो गणित के उद्देश्य थे, और ये हैं आपका ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन, मीन्स सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान साइंस, ईवीएस है ना, के प्राथमिक उद्देश्य, ठीक है। तो इसमें कहता है राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित करना।
तो सामाजिक और आर्थिक चुनौती ये क्या होते हैं, पहले हम इसको समझेंगे। सामाजिक आर्थिक, जैसे सामाजिक चुनौती जैसे हम लोग ट्रेन में सफ़र किए होंगे, है ना? काफ़ी लोग करते हैं, आप लोग भी किए होंगे, हम भी कर चुके हैं। हम तो ट्रेन में ही आधा ज़िंदगी पार कर दिए हैं। घर से ट्रेन, ट्रेन से घर, स्टेशन वगैरह, है ना? तो फिर चलते हैं। तो फिर सामाजिक जैसे ट्रेन में हम लोग सफ़र करते हैं, ठीक है? तो जिस सीट पे आप बैठते हैं, तो जेन खैर जो बुकिंग वगैरह होता है तो वो तो खैर अपना अपना अलग अलग सब बुक कर लेते हैं, लेकिन जो ये ऐसे ही होते हैं, जनरल जो होते हैं उसमें तो जो उसमें जो होते हैं वो अलग अलग सामुदायिक, अलग अलग संस्कृति के व्यक्ति आके बैठ जाते हैं, ठीक है? तो कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, है ना? सबकी अलग-अलग संस्कृति होती है, सबकी अलग-अलग धर्म होती हैं। वो सारे आकर एक साथ बैठ जाते हैं, ठीक है? तो बातचीत होता है, बातचीत होते-होते होते-होते अगर कोई कोई अगर उसके धर्म पर टिप्पणी कर दे, कमेंट कर दे, गलत कुछ बोल दे, तो सामने वाला व्यक्ति को तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, बुरा लगेगा ही, है ना? लेकिन वो अपनी समझदारी ना दिखाते हुए वो भी उसके धर्म पर कमेंट मारेगा, ठीक है? और अगर उसके धर्म पर वो कमेंट मारेगा तो वो भी अंदर से उबल जाएगा, है ना? तो ऐसे करते-करते दोनों में बहस हो जाएगा। तो दोनों में बहस हो जाएगा तो वहाँ के जो आस-पास के जो व्यक्ति हैं, वो अगर उनको पता चल जाए कि धार्मिक झगड़े हो रहे हैं, तो फिर वो जिस धर्म का रहेगा उसी का साइड लेके अदर वाले इंसान को पूरा बोलने लगेगा। तो ऐसे करते-करते पूरा बोगी में दंगे हो जाएँगे, पूरा बोगी से पूरा ट्रेन में दंगे फैल जाएँगे, ऐसे करते-करते। तो फिर अगर पूरा ट्रेन में दंगे फैल जाएँ, तो जो ड्राइवर साहब हैं, वो भी तो किसी धर्म के होंगे, है ना? तो अगर अगर जिस धर्मों को लेकर झगड़े हो रहे हैं, अगर ड्राइवर उसी धर्म से रिलेटेड हैं, तो वो तो ट्रेन रोक देंगे। बीच जंगल में ही रोक देंगे और बोलेंगे कि जो जो इस धर्म से बाहर है वो कृपया जंगल में ही उतर जाएँ। तो ये तो हो गया, है ना? तो जंगल से स्टार्ट होगा, फिर दंगे फ़साद शुरू हो जाएँगे, है ना? तो ये बढ़ते-बढ़ते काफ़ी दूर तक फैल जाएँगे। तो वही बोला जाता है कि इसीलिए जो ईवीएस वगैरह की जो क्लास होती है, सोशल साइंस की जो क्लास होती है, उसमें समाज के बारे में बताया जाता है कि हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक है। इसमें सभी धर्मों को मानने का, स्वीकार करने का स्वतंत्रता है। वो अपने हर समुदाय अपने-अपने धर्म को अपने-अपने तरीके से आज़ादी से मना सकते हैं, किसी पे कोई पाबंदी है नहीं, और दूसरे धर्म के व्यक्ति भी उसमें शामिल होते हैं अपनी इच्छा से, है ना? इसीलिए सामाजिक जो होता है, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में हम लोगों को बताया जाता है, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को भी अच्छी-अच्छी बातें सिखाएँ, है ना? उसमें जो किताबें में जो लिखी हैं उनको जो वास्तविक जीवन जैसे उनके दोस्त वग़ैरह का उदाहरण एग्ज़ाम्पल देकर, उनका जो ग्रुपिंग जो फ्रेंड होते हैं, उन लोगों का उदाहरण देकर अच्छे से चीज़ों को जोड़ें और उनको समझाएँ उनकी एक-दूसरे की संस्कृति के बारे में। ठीक ना? तो यही होती हैं सामाजिक चुनौती, जो हम अगर हम चाहें तो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, है ना? लेकिन बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जो कट्टर होते हैं, जो अपने धर्म को छोड़कर अलग धर्म को वो देखना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे होते हैं इंसान, है ना? लेकिन ख़ैर चलिए, उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो शिक्षक हैं वो अपने-अपने स्टूडेंट्स को अच्छे ज्ञान देंगे, देश के बारे में अच्छे से उनको ऐसा पढ़ाएँगे कि उनका एक ही लक्ष्य होगा, और वो होगा हमारे देश का विकास, है ना? और हमारे देश का एकीकरण मीन्स एकता। एकता, हमारे देश में एकता किस तरह से बने, है ना? हम किस तरह से मतलब कि एकता बना के अपने देश को और ऊँचा लेवल तक लेकर जाएँ। ऐसा उम्मीद करते हैं, ठीक है? यही होती है सामाजिक चुनौती। अब आ जाते हैं आर्थिक चुनौती। आर्थिक चुनौती क्या होती है? आर्थिक चुनौतियाँ मीन्स कि देश का जो मुद्रास्फीति है वो किस हालत में है, उनकी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। वो उनकी जानकारी अच्छे से देनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। जैसे यूएसए का डॉलर है, हमारा रुपया है, ठीक है? तो उसका डॉलर के सामने हमारा हमारा जो रुपया है उसका क्या वैल्यू है ना? तो मतलब कि
रुपया की स्थिति अदर देश के जो मुद्रा हैं उनका सामने है कहाँ, वो समझ विकसित कराना चाहिए बच्चों में, ये कहता है। आर्थिक वही विनिमय दर वगैरह ये सब उनको पढ़ाना चाहिए, मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रा प्रणाली से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं, जैसे तेल देख लीजिए, तेल तो हमारे भारत में आते हैं, उसका आयात होता है ना। तो वो बच्चों को पढ़ाने हैं, उन पे अच्छी तरह से उनको समझाना है, एक एक पॉइंट को डील करना है कि मतलब कि हमारे देश में जो तेल का जो स्थिति है वो क्या है, कैसा चल रहा है, और आगे की जो सोच है उसमें हम कैसे प्रगति कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है चुनौती, आर्थिक चुनौती। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ विकसित करना। मीन्स क्या कहता है कि प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध है, कि आपको बच्चों को समझाना है कि ये जो प्राकृतिक हैं, जो प्राकृतिक जो वातावरण है, जो हम लोग का पर्यावरण है, वो किस प्रकार से संबंधित है सामाजिक वातावरण से। मीन्स कि जो हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वो किस तरह से मतलब कि समाज पर प्रभाव डालते हैं, है ना। तो जैसे आपको समझाना है कि जैसे पेड़ वगैरह लगाने से क्या क्या फायदे हैं, है ना। तो उनके फायदों के बारे में आपको उनको समझाना है। ठीक है, और जो समाज में जो प्रदूषण वगैरह है, प्रदूषण को किस तरह से पर्यावरण साफ करता है, मतलब कि एक दूसरे से संबंधित है तभी तो जीवन संभव है ना। ये आपको उनको समझाना है। ठीक है, चलिए ये हो चुके हैं। अब आते हैं नीचे की पॉइंट पर। ये अब आगे का पॉइंट है, साइंस के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट को करना ही होगा। मीन्स कि ये तो वाजिब सी बात है, अगर हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो प्रयोगशाला जो होते हैं उनमें एक्टिविटीज तो कराई ही जाती है ना। एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, जब तक बच्चा खुद से करके सीखेगा नहीं, खुद से करके वो देखेगा नहीं, जानेगा ही नहीं, तो फिर अच्छे से वो सीखेगा कैसे, है ना। तो उसके लिए एक्टिविटीज को करवाने के लिए उसका एक्सपेरिमेंट तो होना ज़रूरी ही है। वो एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देता है। ठीक है, कि साइंस को, अगर साइंस का जो कॉन्सेप्ट है उसका जड़ है, उसको जानने के लिए मतलब कि एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट करवाने ही होंगे, है ना। प्रयोगशाला में ये सब होते हैं। जैसे एक्टिविटीज क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्टिविटीज जैसे हम लोग, जैसे साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं, जो डॉक्टर वगैरह जो बनते हैं ना, तो उनका स्टार्टिंग लेवल में ना मेढक को चीड़ फाड़ करते हैं। मेढक को मेढक को चीड़ फाड़ करके उनके अंदर उनका किडनी वगैरह सब देखते हैं, और उन पे ही एक्सपेरिमेंट होता है। जो भी डॉक्टर बनेंगे, ठीक ना, या फिर जो भी डॉक्टर बनने वाले होंगे, या फिर जिनका ट्रेनिंग होता है, उनका स्टार्टिंग लेवल क्या होता है, बेचारा मेढक। इसीलिए मेढक भागा भागा सा रहता है, छुपा छुपा सा रहता है कि कोई हमको पकड़े ना, कि ताकि अपना एक्सपेरिमेंट में यूज कर लेगा, है ना। टाटा बाय बाय। इसीलिए मेढक छुपा बेचारा, है ना। लेकिन ये ज़रूरी होता है साइंस के हिसाब से, उसका कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, है ना। अब चलते हैं, सुपरिचित अनुभवों के आधार पर साइंस के कॉन्सेप्ट को सीखना। सुपरिचित क्या होता है, ठीक ना, जिससे बच्चे पहले से ही जानते हो, जिस चीज को बच्चे पहले से जानते हो, उनके अनुभवों के आधार पर ही साइंस के कॉन्सेप्ट को सिखाना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब लगभग अब ख़त्म ही होने चला है, ठीक ना। आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें, बस एक लास्ट बचा है ना। ये जानते हैं ये कैसे हो गया है, ये हम मतलब कि नए नए हैं ना, तो वो पीपीटी को सेव कर, जल्दी जल्दी सेव करने का चक्कर में ये ना, इस पे जो साइन है ना, इस पे हम क्लिक करना ही भूल गए। ये जो साइन है दिख रहा है ना, ये साइन, हाँ,
ये जो साइन दिख रहा है ना, इस पे हम क्लिक करना ही भूल गए, इसीलिए ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया और फिक्स हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे अच्छे से हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं एनसीएफ 2005 के शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण। एनसीएफ 2005 शिक्षक को कैसे छोड़ सकता है ना। लेकिन देखिए, वो बालक को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है कि शिक्षक के लिए 1 पॉइंट लेकर आया है, वो भी लास्ट में लेकर आया है। ठीक है, एनसीएफ 2005 के शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण। ठीक है, शिक्षक के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है वो हम जानेंगे। ठीक है, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता है, पॉजिटिव वे में है। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थ और बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों के लिए सहायक हो। मीन्स कि इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, वो सुगमकर्ता जो जिसका जिक्र किए थे वही है। ठीक है, तो जो एनसीएफ 2005 कहता है कि शिक्षक जो है वो ज्ञान का स्रोत ही नहीं है, ठीक ना, बल्कि एक ऐसा सुगम करता भी है जो सूचना को अर्थ में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चे के लिए सहायक होता है। जैसे अगर हम सूचना दे रहे हैं, ठीक है, तो उस सूचना का क्या अर्थ है उसको समझाने के लिए हम मतलब कि कई तरीके अपनाते हैं कि किस तरीके से समझाया जा सके। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो वो स्किल ले लिए, अगर उससे नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा तरीका अपना लिए। तो वही बोला जाता है कि एक सूचना को अर्थ में बदलने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है। ठीक ना, कि बच्चे को किसी किसी स्किल से तो समझ में आए, यही बोलना चाहता है कि शिक्षा ज्ञान जो शिक्षक जो होते हैं वो सिर्फ ज्ञान के स्रोत ही नहीं होते हैं, मीन्स कि सिर्फ ज्ञान ही नहीं बांटते हैं, एक ऐसा सुगम कर्ता होते हैं, है ना, जो सूचना को अर्थ में बदलने में बहुत प्रकार का स्किल को अपनाते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चंस आते हैं कि निम्न में से किनको सुगमकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो वो हो गए शिक्षक, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, मेरे अच्छे वाले स्टूडेंट्स, अब चलते हैं। ये हो गए, ओह इसको फिक्स कर दिए हैं, ये फिर आ गया, ठीक ना, डिलीट करने वाला फिर से आ गया। इसका हमको सच पूछिए तो इंतज़ार भी रहता है।